हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है तुम्हारे? फटाफट सुना दो। एक बार के लिए ये बताएंगे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है तो जल्दी से थम्स अप करके मुझे कंफर्म करें, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ, मैं मोनिका। आपको पता है कि हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की स्पेशली एएमआरएस को टारगेट करके क्लासेस रहेगी और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ये हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे हम लास्ट तक पहुंचेंगे। जी गुड इवनिंग, जी गुड इवनिंग मनदीप स्वामी जी, हेलो, कैसे हो? रवि शोरन, इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं ले रहे जी? सभी लेंगे, सारे लेंगे। आज हमारा ये जो क्लास रहेगी वो टीचिंग एप्टीट्यूड्स को फर्स्ट क्लास है हमारी, ईएमआरएस को टारगेट करके स्पेशली। और लोग के है डन, ठीक है। देखो हमारी क्लास का पर्पज सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, इसका ईएमआरएस को टारगेट करके हम ये क्लास ले रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी है कि हर एक्सपर्ट एक दिन क्या था, बिगिनर था, और आज ये हमारा चांस है बिगिन करने का, शुरुआत करने का, और वो शुरुआत हमने कर दी है। काफी हमारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम ये हॉस्टल वार्डन के लिए, असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट वगैरह इन सब पोस्ट के लिए भी करवाओगे क्या? क्या मैम सारी क्लासेस होंगे या एक दो क्लासेस दोगे क्या मैम? देखो हमने एक बात सुनी है, आपने भी कभी सुना होगा कि ना सोच में उलझो तुम, बस ना कल का इंतजार करो तुम, बस पहला कदम बढ़ाओ और मेरे यार आज से ही शुरुआत करो तुम। तो बस हमने तो शुरुआत की है, कुछ ना करने से, ये सोचते रहने से कि कल करेंगे, परसों करेंगे, ये हो जाता है, इसमें परफेक्शन आ जाता है, फिर स्टार्ट करते हैं तो टाइम निकल जाता है। हमें बस जहां भी है, जिस हालत में है, शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में बताया था कि आपकी ईएमआरएस की जो तैयारी है वो स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा, तो डेफिनेटली करवाएगा। पूरी टीम अभी बैकएंड में काम पे लगी हुई है, आपके बारे में सारी चीजें प्लान कर रही है। लेकिन अभी के लिए साइकोलॉजी जो हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आती है 60 मार्क्स की आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी एंड एनईपी 2020 इनको मिला करके हम आज की क्लास में करने वाले हैं। शुरुआत है ये हमारी, आगे बढ़ते जाएंगे। हर पोस्ट के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, हर पोस्ट के लिए हम तैयारी करवाएंगे, लास्ट तक करवाएंगे। टायर 2 की भी करवाऊंगे। मैम प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू करवा रहे हो, थ्योरी के थ्रू? तुम्हारे ना डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। एक बार के लिए झलक दिखा देती हूँ, ये देख लो, ये तुम्हारी थ्योरी है, इस तरीके से थ्योरी करवाऊंगी। लास्ट में चलोगे आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज। और इतना भी नहीं, मैंने आपके लिए ये भी किया है कि जो आप पढ़ोगे इसका प्रिंटेबल आपको सीट मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे वीडियो के नीचे जो पट्टी चल रही है इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करोगे तो आपको स्पेशली ईएमआरएस के स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आपको जितने भी ईएमआरएस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिना देरी के, क्योंकि हमें इन बातों में टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस के बारे में बता दूं और कुछ बच्चों को कंफर्म भी कर देती हूँ कि आपको पता है अलग अलग पोस्ट है। ये जो हमारी क्लास आज की वो टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम को टारगेट करके है। अलग अलग सेक्शन आएंगे, जीके भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगी। लेकिन इनके अलावा हमारा जो सेक्शन है किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसको हम मान के चलते हैं साइकोलॉजी में, और पेडागोजी आती है, एनईपी आती है। इन तीनों सेक्शन का वेटेज रहता है 60 मार्क्स का। तो हम इस एनईपी, पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड को आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। स्वागत करती हूँ आप सबका जी, थैंक यू सो मच। आइए अब सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ी सी झलक इसके ऊपर। हालांकि आपको इतने दिन में सिलेबस वगैरह निकाल लिया होगा, आप सबको पता होगा। हम आगे टू द पॉइंट बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें नॉर्मली जो सिलेबस दिया गया है, आपको पता होगा कि एमआरएस का जो इस बार पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। पहले टायर 1 था सिर्फ, इस बार 2 अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो इस केस में चेंज हुआ है। पहले 10 क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट एमआरएस में टीचिंग एप्टीट्यूड के, इस बार 30 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस वही दे रखा है कि टीचिंग का नेचर क्या है, टीचिंग का मीनिंग क्या है, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं टीचिंग के, उसमें टीचर का क्या रोल होता है, लर्नर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारी लर्निंग और टीचिंग को। या फिर हम बात करें टीचिंग को, मेथड कौन कौन से होंगे जो हमें क्लासरूम में अप्लाई करते हैं बच्चे को पढ़ाने के दौरान, वो प्रिंसिपल्स, टीचिंग के रूल्स, वो मैक्सिम्स क्या होते हैं। इसके साथ हम पढ़ते हैं कि टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं हम बच्चे को लर्निंग को, बच्चे की टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए हम क्या क्या
TLMs का यूज कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, एंड इवेल्युएशन सिस्टम जिसमें कंप्लीट आ जाता है आकलन समाकलन, यानी कि बच्चे का हम क्या कर रहे हैं वहां पर असेसमेंट कर रहे हैं, इवेल्युएशन मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका फीडबैक दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, वो सारा का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड का हिस्सा है। फिर एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड केस स्टडी बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स की। अब देखो यहाँ पर केस स्टडी आएगी, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्या कहाँ तक आपको ये लगता है कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा? नहीं, हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो मैं आप सबसे पहले एक पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में रटने की कोशिश मत करना। जो स्लाइड पे लिखा है उससे ज्यादा मेरी बातों पे फोकस करना कि मैं क्या बता रही हूँ। हमें कॉन्सेप्ट की समझ बनानी है। 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा कंटेंट चलता है, बस हम यही बताएंगे कि टीचर का रोल क्या होता है, लर्नर का क्या रोल होता है, उसके बीच में वो टीचिंग लर्निंग कैसे इफेक्टिव बनती है, इसके बारे में हम थ्रू आउट द सिलेबस बात करने वाले हैं। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से समझते जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम चैट रैट को बढ़ाए रखो और यहाँ पे फटाफट कमेंट करते रहो। सारे जो है मैम वो कब करवाओगे, मैम ये कब करवाओगे, वो कब करवाओगे, मत लो टेंशन, सब करवा देंगे। अभी के लिए जो हम कर रहे हैं ना उसके ऊपर आए हो, तुम क्लास देख रहे हो, 1 घंटे का टाइम जा रहा है तुम्हारा, तो कम से कम जो पढ़ाया जा रहा है वो सीख के जाओ। आज की क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। जबरदस्त शानदार हमारी क्लास रहेगी। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओनली 10 मार्क्स की आएगी। अब शुरुआत करते हैं। व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड? मैम चाहे EMRS हो, चाहे HTET हो, चाहे CTET हो, चाहे कोई भी टीचिंग का एग्जाम लो, क्यों हमसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है? तो पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग होती है अपने ज्ञान को दूसरे के सामने, नॉलेज को गिव करना, नॉलेज को बांटना, नॉलेज को दूसरे के ऊपर इम्पार्ट करना, ये हमारा क्या होता है? टीचिंग होता है। लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। मेरे पास में नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है कोई भी चीज का, मान लो मैंने कुछ भी सीखा जिंदगी में, वो एक्सपीरियंस मेरे पास था, मैं देना चाहती थी, किसी दूसरे को सिखाना चाहती थी, मैं मेरे नॉलेज को दे रही हूँ किसी को, कोई भी लर्नर हो सकता है, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में दिया जा रहा है। उस प्लान्ड एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। फिर ये एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है हमारी एबिलिटी, ये होती है हमारी क्षमता, ये होती है एक स्किल। तो उस स्किल को डेवलप करना ही टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। उस स्किल को, उस एबिलिटी को डेवलप करना टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो एक गुड टीचर के लिए एसेंशियल है। अब डेफिनेशन देखो तुम, डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एबिलिटी, उस रिक्वायर्ड एबिलिटी की, उस जरूरत जिसकी हमें है, उस योग्यता की, उस कौशल का विकास करना। कौन से कौशल का? जो एक अच्छा शिक्षक बनाएगा तुम्हें। यू आर बीइंग ए गुड टीचर, तो उसके लिए आपके अंदर जो जो स्किल, जो जो एबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से आप बच्चों के माइंडसेट को समझोगे। जब हम एक क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे सामने तरह तरह के बच्चे मिलेंगे, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, सभी का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है, सभी का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, उनकी एज, उनकी मेच्योरिटी, इंटरेस्ट सब डिफरेंट मिलेगा। उस केस में आप कैसे क्लासरूम को मैनेज करोगे, कैसे आप लर्नर की नीड को समझोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उनको कंटेंट प्रोवाइड करवाओगे। ये बात जानना, इस एबिलिटी को, स्किल को डेवलप करना ही टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। दैट्स वाई आपको सबसे पहले क्या पढ़ने को मिलता है? टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें जो वर्ड है पहला टीचिंग, तो हम आज की क्लास में जानेंगे टीचिंग का मीनिंग क्या है, टीचिंग का नेचर क्या होता है, टीचिंग के कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो चलिए मैम क्लास कब होगी? हर रोज इसी टाइम शाम को 5 बजे आपकी क्लास रहेगी, हर रोज रहेगी, मंडे टू सैटरडे। याद रखना, बिना इनविटेशन के पहुंच जाना है, ठीक है? ये मत करना कि मैम हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, वो नहीं आया। बेल आइकन प्रेस कर देना, आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ना भी आए तो तुम खुद आओगे, ठीक है? पढ़ना तुम्हें है ना, और मैंने तो बता दिया हर रोज होगी क्लास, तो हर रोज आना है। देखो क्या लिखा, विहन वन टीचर्स टू लर्न्स। बड़ी कमाल की बात है कि जब एक बंदा पढ़ाता है तो 2 लोग सीखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब एक टीचिंग हो रही है यहाँ पर, और एक क्या हो रही है? लर्निंग हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक टीचिंग की, और एक हम बात कर रहे हैं लर्निंग की। देखो स्टूडेंट्स, सिंपली अगर हम बात करें टीचिंग की, तो ये हमारी 2 वे प्रोसेस होती है। कैसी होती है? ये हमारी 2 वे प्रोसेस होती है। कैसी होती है? 2 वे प्रोसेस। सिर्फ इस एक लाइन के पीछे मैं आपको बहुत कुछ समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। 2 वे प्रोसेस होती है, लेकिन लर्निंग कैसी होती है? 1 वे होती है। लर्निंग कैसी होती है? 1 वे प्रोसेस होती है। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं पढ़ाना चाहती हूँ, अगर मैं किसी को कुछ सिखाना चाहती हूँ, तो मुझे कोई ना कोई चाहिए जिसको मैं नॉलेज दूंगी।
मैं अगर पढ़ाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ, सपोज दैट तुम मेरी क्लास में नहीं आते तो मैं किसे पढ़ाती, लेकिन मैं आभारी हूँ कि आप सब आए। तो मेरा ये जो टीचिंग है वो टू वे प्रोसेस है, वो दो के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसके लिए मुझे लर्नर चाहिए जिसको मैं सिखाऊंगी। लेकिन जो लर्निंग है वो वन वे प्रोसेस है। अगर आप सीखना चाहते हो तो हमें किसी मेंटर की जरूरत नहीं, हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, हम खुद से भी सीख सकते हैं। हर बार नहीं सीखा जा सकता। टीचर का काम फैसिलिटेट करना होता है, आपको सुविधा प्रदान करता है, आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर लर्निंग की बात करें तो हम अकेले भी सीख सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा किचन में जाता है, गैस के ऊपर एक पैन रखा होता है, कढ़ाई रखी होती है जो काफी गर्म थी, उसने उसको हाथ लगाया, छुआ, उसका हाथ जल गया। क्या किसी ने उसको शिक्षा दी कि ये गर्म होता है, गैस पे रखा हुआ? नहीं, उसने खुद एक्सपीरियंस किया। जब उसने उस पैन को हाथ लगाया, उसका हाथ जला, उसके मेमोरी में, उसके माइंड में एक एक्सपीरियंस बन गया। क्या एक्सपीरियंस बना? कि गर्म को अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। आगे से गैस के ऊपर रखे किसी भी बर्तन को हाथ नहीं लगाएगा। ये उसने कहां से सीखा? खुद से सीखा। तो जो लर्निंग होती है वो वन वे प्रोसेस होती है, एक बंदा अकेले सीख सकता है, लेकिन टीचिंग के लिए हमें कोई ना कोई दूसरा चाहिए। टीचिंग के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए। अब देखो, ये टीचिंग के अंदर ये जो टीचर है इनके साथ में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब एक टीचर पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने आपकी पीपीटी बनाई, मेरे पास में नॉलेज था, ऑफ कोर्स था। मैंने जब ये पीपीटी बनाई तो मेरे सारे के सारे पॉइंट्स क्या हुए? रिवाइज हुए। अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूं, मेरी एक चीज और डेवलप हो रही है एक्सप्लेन करने की, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की। आप मुझसे बीच बीच में डाउट पूछोगे, आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि मैम ये ऐसा नहीं होता क्या, मैम इसका मतलब ये नहीं होता क्या? आपके डाउट से, आपके क्वेश्चनिंग से क्या होगा? मेरा एक नया पर्सपेक्टिव जनरेट होगा, मेरे माइंड में नए आइडियाज मिलेंगे। मुझे ये लगेगा अच्छा इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसके लिए ये भी देखा जा सकता है। तो टीचर जो होता है वो पढ़ाने के दौरान भी सीख रहा होता है। तो टीचर और लर्नर दोनों में क्या डिफरेंस हुआ यहां से कि लर्नर क्या करता है? लर्नर क्या करता है? लर्नर नया नॉलेज सीखता है। लर्न न्यू नॉलेज, लर्न्स न्यू नॉलेज। ये हमेशा इस प्रोसेस के दौरान वो हमेशा नया ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन जो टीचर होता है वो अपने ही ज्ञान को एक्सपेंड करता है। वो अपने ज्ञान को क्या करता है? एक्सपेंड्स हिज नॉलेज। वो अपने नॉलेज को एक्सपेंड करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? कैसे करेगा मैम एक्सपेंड? वो प्रिपेयर कर रहा है, वो लेसन प्लान बना रहा है आपके लिए, फिर वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस थ्रू टीचर का जो नॉलेज था वो एक्सपेंड होता है, वो एक मजबूत होता है। वो तभी तो कहा जाता है कि उस टीचर को 10 साल का एक्सपीरियंस है, बढ़िया नॉलेज होगा। वो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद में एक टीचर के अंदर ये एबिलिटी, ये स्किल डेवलप हो जाती है कि वो स्टूडेंट का, वो लर्नर का फेस पढ़ के ये बता दें कि इसका टेंशन कहाँ पे था, इसका ध्यान था या नहीं था क्लास में, ये बात इसको समझ में आई कि नहीं आई। इस चीज को इस लैंग्वेज में बताएंगे तो इसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे तो जल्दी पकड़ जाएगा। इसीलिए तो एक्सपीरियंस काम करता है। मैंने आज स्टेट के लिए आपको सीडीपी पढ़ाया, साइकोलॉजी पढ़ाया, लेकिन अब दोबारा पढ़ा रही हूं, आप देख पाओगे कि उससे कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा। इससे थर्ड टाइम पढ़ाऊंगी और बेटर मिलेगा। तो जब भी आप एक बार में पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ उस चीज को रट्टाफिकेशन होती है, वो रोट मेमोरी होती है, जाने अनजाने में हो जाती है। लेकिन दूसरी बार करते हो तो कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हो, तीसरी बार रीडिंग करते हो तो उनमें जो लिखा है कंटेंट में उसके बियॉन्ड जाकर के सोचते हो। इसलिए जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, क्या होती है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उस दौरान एक पढ़ाता है लेकिन सीखने वाले कितने होते हैं? 2 होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड व्हेनेवर टीचिंग हैपेंस लर्निंग टेक्स प्लेस ऑन द बोथ साइड। ठीक है, इसका मतलब समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टीचिंग का मीनिंग क्या है। काफी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा, इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ या इम्पार्टिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज टू ए लर्नर, दैट्स कॉल्ड टीचिंग। कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान को दूसरों के साथ में शेयर करना, ये टीचिंग नहीं है। ये टीचिंग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना होता है। जब एक दवाई के डब्बे के ऊपर या दवाई के पीछे ये लिखा आता है कि इसे दिन में 3 बार लेना है, इसे इस हिसाब से लेना है, बच्चों से दूर रखना है, इसको इस टेम्परेचर पे रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन है।
वो क्या है? इंस्ट्रक्शन है। आपको गाड़ी चलानी सिखाई जाती है तो आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि हैंडल को ऐसे करना है, इस सिचुएशन में ऐसे कंट्रोल करना है, ठीक है, ब्रेक यहाँ लगाना है, इस तरीके से रेस ज्यादा देनी है। ये चीजें आपको एक स्किल डेवलप करवाई जा रही, लेकिन यहाँ टीचिंग का मतलब क्या है वो समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, टीचिंग एक प्रोसेस है गाइड करने की। ये किसकी प्रोसेस है? गाइड करने की प्रोसेस है। ये फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है लर्निंग को। किसको सपोर्ट करती है? लर्निंग को। सो दैट, ताकि स्टूडेंट क्या कर पाए? नॉलेज को, उस स्किल को, उस एटीट्यूड को, उस वैल्यूज को क्या कर पाए? अक्वायर कर पाए। कभी भी ये मत देखना कि टीचर का मतलब ये है कि टीचर स्टूडेंट को ये बता के चला जाए कि बेटा 2 और 2 4 होते हैं, बस तुम रट्टा लगा लो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये कंटेंट आपको बता रही हूँ, मैं लिखा हुआ आपको कंटेंट दे देती तो आप आराम से उसको रोट मेमोरी के जरिए याद कर लेते, आराम से कर पाते। लेकिन क्यों मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्यों इस कंटेंट के बियॉन्ड जाके मैं आपको समझा रही हूँ? क्यों मैं इसके कॉन्सेप्ट्स की समझ आपको दे रही हूँ? रीजन ये है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपके पास एज इट इज क्वेश्चन नहीं होगा दोस्त, आपके पास में थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि लैंग्वेज की क्वेश्चन चेंज मिलेगी, ऑप्शन चेंज मिल सकते हैं, कुछ भी होगा। आपके सामने एक नई सिचुएशन आई, आपके सामने एक नई कंडीशन है, उस कंडीशन में आप मेरे दिए नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करोगे, किस तरीके से अप्लाई करोगे, वो हमारी क्या होती है? एक्चुअल में इफेक्टिव टीचिंग होती है। तो जब मैं बात करती हूँ किसकी? टीचिंग की। किसकी बात कर रही हूं मैं? टीचिंग की बात कर रही हूं। तो याद रखना, टीचिंग क्या होता है? गिविंग नॉलेज। टीचिंग क्या होता है? गिविंग नॉलेज। ये तो आपको देता है नॉलेज, ये आपको क्या करता है? टू मेकिंग लर्नर्स क्रिटिकल, टू मेकिंग लर्नर्स थिंकिंग क्रिटिकल। लर्नर की थिंकिंग को क्या बनाता है? क्रिटिकल बनाता है। वो खुद बियॉन्ड सिचुएशन अपने हिसाब से चीजों को कर पाए, अपनी जगह पे अपने हिसाब से उसमें जो सिचुएशन में वो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए, वो टीचिंग है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? लर्निंग की, तो ये लर्निंग क्या होती है? आप क्या कर रहे हैं? आपको जो मैं ज्ञान दे रही हूं उस ज्ञान को आप रिसीव कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, और एग्जाम हॉल में जाकर के आप इसे क्या करोगे? अप्लाई करोगे। तो याद रखना, लर्निंग का मतलब सिर्फ रिसीव करना नहीं होता, रिसीविंग एंड अप्लाइंग द नॉलेज, दैट्स कॉल्ड लर्निंग। वो हमारी क्या होती है? लर्निंग होती है। उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। तो नॉलेज को देना टीचिंग है, और उसको लेना, उसको ग्रहण करना और फिर अपनी सिचुएशन में उसको अप्लाई करना एक्चुअल में क्या होती है? लर्निंग होती है। ये जो मैंने आपको पिक्चर लगाई, ये कुछ समझाने के लिए लगाई। यहाँ पे देखो, ये जो हाथ हैं वो एक टीचर के हैं। ये किसके हैं? टीचर के हैं। तुम भावी अध्यापक हो हमारे, तुम टीचर बनने जा रहे हो, और आपके हाथ में कुछ दिनों बाद एक ऐसा पौधा दिया जाएगा। आपको उस पौधे को नर्चर करना है। क्या करना? उस पौधे को नर्चर करना है। वो पौधा कोई और नहीं, वो आपका स्टूडेंट होगा, वो आपका लर्नर होगा। वो क्या होगा? वो आपका लर्नर होगा, वो आपका स्टूडेंट होगा। उस पौधे को आप सीधा ये नहीं कि खींच के बता देंगे बड़ा हो गया हमारा पौधा, नहीं, आप उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाओगे। क्या प्रोवाइड करवाओगे? इन्वायरमेंट। क्या प्रोवाइड करवाना है जी? इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है कि इस पौधे की नीड आपने जानी। सबसे पहले आपने ये देखा कि ये पौधा किस टाइप की मिट्टी में उगता है, चिकनी मिट्टी में, बालू मिट्टी में, किस तरीके का। आपने देखा इस पौधे को कितने पानी की जरूरत होती है। कुछ पौधे होते हैं जो सिर्फ पानी वाले क्षेत्र में उगते हैं, कुछ दलदली जमीन में उगते हैं, कुछ को पानी की जरूरत ही नहीं होती। तो आपने उसकी नीड जानी, फिर आपने उसकी अकॉर्डिंग इसे किस तरीके की खाद डालनी होगी, इसे धूप चाहिए या इसे छांव चाहिए, इसे किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए। तो आपने अपने उस स्टूडेंट को सिर्फ वो इन्वायरमेंट देना है। कैसे दोगे? यही जानना है कि उसे मिट्टी कौन सी चाहिए, उसे पानी कितना चाहिए, उसे धूप चाहिए, छांव चाहिए। आपको ये देखना होगा कि जो हमारा स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड क्या है, एट प्रेजेंट उसकी एबिलिटी क्या है, फिलहाल उसका कितना नॉलेज है, कितना मुझे इनहेंस करना है। तो बच्चे का प्रायर नॉलेज, बच्चे का सोशल बैकग्राउंड, बच्चे का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सब आपको देखना है। और वो सारी चीजें जब आप देखोगे, सबसे पहले लर्नर को समझना है। समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे, उसको क्या देंगे? वो प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। जब आप वो इन्वायरमेंट उसे देंगे तो क्या होगा? तो वो अपने आप ग्रो करेगा। यही होता है। मतलब समझ गए? इस इमेज को लास्ट तक याद रखना है, लास्ट तक।
जब क्लासरूम के अंदर एंटर करो तो याद रखना, मैंने यहाँ खड़े होने से पहले आपकी नीड समझे कि आपको किस तरीके का चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, क्या करवाया जा रहा है, चारों तरफ में आपको क्या मिल रहा है, उसके अलावा हम क्या बेटर कर सकते हैं, कैसे आपको समझा सकते हैं। तो पहले नीड, उसके एज, उसके इंटरेस्ट, उसकी मेच्योरिटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसका बैकग्राउंड, सब चीजें देखनी होंगी। उसके अकॉर्डिंग हमें जरूरतों को पूरा करना होगा, उसको वो इन्वायरमेंट देना होगा। तब बच्चा क्या करेगा, ग्रो करेगा, तब वो पेड़ हमारा ग्रो करेगा। आया समझ में? तो ये जो हमारी टीचिंग और लर्निंग है, इसमें हम टीचिंग नहीं पढ़ेंगे, हम थ्रू आउट द सिलेबस क्या पढ़ेंगे, टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग बना करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इफेक्टिव टीचिंग बना करके पढ़ेंगे। तो ये जो टीचिंग है, इसी का मैं एक ग्राफ तैयार कर रही हूं आपके सामने। ये एक सर्किल है, एक साइकिल है। क्या है ये हमारी एक साइकिल है। मैम ये साइकिल कौन सी हो गई यहाँ पे? ये साइकिल है टीचिंग और लर्निंग की। किसकी साइकिल है ये? टीचिंग और लर्निंग की। यहां से याद रखना, जब हमारा पढ़ाना इफेक्टिव होगा ना, जब हमारी टीचिंग क्या होगी? इफेक्टिव होगी। टीचिंग क्या होगी? प्रभावी होगी। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम ये इंग्लिश में बता रहे हो, आप हिंदी में नहीं बता रहे, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, इतनी जनरल सेंस आपके अंदर है, आई नो। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये जो ग्रुप का नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करना, ग्रुप में ऐड हो जाना, बायलिंगुअल फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। कहो तो मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी। ठीक है, यहां से हमने क्या देखा? इफेक्टिव टीचिंग। जब आपकी टीचिंग प्रभावी होगी तो बच्चे की क्या बनेगी? मीनिंगफुल लर्निंग होगी। वो रोट मेमोरी ना करके वो क्या सीखेगा? जो भी सीखेगा उसका अर्थ निकाल के सीखेगा, कॉन्सेप्ट्स की समझ उसमें डेवलप होगी, तो बच्चे की यहाँ से मीनिंगफुल लर्निंग होगी। और जब मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है बच्चे को, जब तुम्हें पढ़ने में, क्लास लेने में इंटरेस्ट आएगा, तो तुम इंगेज रहोगे, हर रोज लाइव आओगे। तुम्हारी लर्निंग कैसी है? एक्टिव लर्निंग है। तुम्हारी लर्निंग कैसी है? एक्टिव लर्निंग है। और तुम हर रोज एक्टिव होकर के सीख रहे हो। ये तुम्हारी एक्टिव लर्निंग तुम्हें कहाँ लेके जाएगी? ये हमारी फ्यूचर टीचिंग में आप अप्लाई करोगे। कहाँ पर अप्लाई करोगे? फ्यूचर टीचिंग में अप्लाई करोगे। हमने टीचिंग से शुरू किया, लर्निंग पे आए और वापस टीचिंग पे आ गए। मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊंगी, तुम अच्छा सीखोगे, तुम इंटरेस्ट लोगे, तुम एक्टिव होकर के सीखोगे, तुम जाकर के वही नॉलेज वहां बच्चों को दोगे। और एजुकेशन का मतलब क्या? स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि एजुकेशन का मतलब ही होता है बदलाव। एजुकेटर कौन? जो बदलाव लाए। किसमें बदलाव लाना है? अभी पढ़ेंगे टीचिंग की डेफिनेशन तो समझ में आएगा कि लर्नर के बिहेवियर को बदल देना ही क्या होता है? एजुकेशन होता है। लर्निंग को, जो हमारा लर्नर है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसके व्यवहार में, उसके स्किल्स में, उसके एट प्रेजेंट की एबिलिटीज में जब तक चेंज नहीं आया तो समझो कोई भी क्या नहीं हुई, टीचिंग वहां पर अच्छी नहीं हुई। ठीक है मैम, मोटिवेशन है या क्लास? देखो हर तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ समझने में रह जाते हैं, कुछ अपने काम पे ध्यान देते हैं, कुछ फालतू की बातें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करोगे, आपने क्लास को क्लिक किया, देखा मैडम ने क्या बोला, उसी के बेस पे जज कर दिया, तो बेटा ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। एंड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप किस हिसाब से क्या पूछ रहे थे, शायद मैंने गलत सोच लिया हो। बाकी चलो आगे। हाँ, डेविड ओसवेल, वेरी गुड, मीनिंगफुल लर्निंग की थ्योरी उन्होंने दी थी। आगे चल के धीरे धीरे हम ये सारा पढ़ लेंगे किसने क्या दिया। अब हम देखते हैं कि इस टीचिंग का मकसद क्या है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम एक स्टूडेंट के अंदर क्या पैदा कर दें, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। एक बच्चे के अंदर क्या ले आए? स्टूडेंट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ले आए कि बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव ये नहीं कि नेगेटिव हो, हमें पॉजिटिव क्या लेके आना है? सकारात्मक परिवर्तन बच्चे के अंदर लाना है विद द इनहेंसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज बेस। आज बच्चे का जो नॉलेज का आधार है, आज जो उसका ज्ञान है, उसके अंदर हमें क्या लाना है? एक चेंजमेंट लाना है। तो जो हमारी टीचिंग है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। फोकस ऑन इनहेंसिंग, किसके ऊपर? इनहेंसिंग द आउटकम्स ऑफ लर्निंग। इसका फोकस किसके ऊपर है? लर्निंग के आउटकम्स के ऊपर फोकस रहेगा। किस पे फोकस रहेगा स्टूडेंट्स? फोकस ऑन इनहांसिंग द आउटकम्स ऑफ लर्निंग, कि जो हमने पढ़ाया वो टीचिंग हमारी कितनी प्रभावी रही, धीरे धीरे समझ में आएगा। पॉजिटिव चेंज इन स्टूडेंट्स, वेरी गुड, एकदम सही समझे। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई। उन डेफिनेशन का मतलब एक और पॉइंट निकालेंगे तो सेम मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ी थोड़ी बातें चेंज है। सभी का जान लेते हैं किसने क्या कहा। तो आइए, पहला क्या कह रहे हैं मैम? जो नॉन टीचिंग की तैयारी करना चाहे उनका क्या? तो मैंने आपको बताया ना कि ये तो हमने बस शुरुआत की है, क्योंकि फ्री बैठे रहने से, सोचते रहने से कुछ होना नहीं था, तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे आपको सब मिल जाएगा।
पहला जो डेफिनेशन है वो है डॉक्टर माथुर के द्वारा दी गई है, और ये वही बात है जो हमने अभी तक की है। क्या कह रहे हैं? टीचिंग मीन्स दैट द चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड। यहां से देखो कि शिक्षण का अर्थ वो है कि बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं। कैसे अवसर देने हैं? जिससे बालक अपनी परिस्थिति और अपने स्वभाव के अनुसार अपनी समस्याओं का क्या कर पाए, समाधान करने की क्षमता उसके अंदर आ जाए। वही हमारी क्या होती है? टीचिंग होती है। बड़ी अच्छी बात कही कि ये नहीं कि हमने बच्चे को ये सिखा दिया 2 और 2 4 होते हैं, 2 गुना 2 भी 4 होते हैं। बच्चे को सिखाओ कि क्यों होते हैं। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, जब उसके एग्जाम में आएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो वो आसानी से कर पाए, क्योंकि सिचुएशन बदलेगी। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी करवा रही हूँ, तो मेरा मकसद ये नहीं कि तुम सिर्फ इतना पढ़ो, तुम इसको रटो। तभी तो हमने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की, तभी हमने इफेक्टिव टीचिंग की बात की, कि आप अच्छे से बियॉन्ड सिचुएशन, बियॉन्ड कंटेंट जाकर आप मैं जो बातें बता रही हूँ उस पर्सपेक्टिव को समझो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। सो दैट जब एग्जाम्स में बैठो आप, और एग्जाम हॉल में जब आपको एक नई तरीके के लैंग्वेज में, एक फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ क्लास में सीखा हुआ ज्ञान वहां पर अप्लाई कर पाओ। तो लर्निंग होती है रिसीव करने के साथ नॉलेज को अप्लाई करना। और सेम बात इन्होंने कही कि शिक्षण, टीचिंग का मतलब ये है कि जब बालक के अंदर ऐसे अवसर पैदा कर दें कि जब बच्चा अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बिहाफ पर क्या कर पाए, अच्छे से टैकल कर पाए, अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर पाए, वो हमारी क्या होती है? टीचिंग होती है। उम्मीद करती हूं ये बात क्लियर हुई होगी। आगे देखो, V.O. स्मिथ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये टीचिंग वो एक्शन है जो मोटिवेट करती है लर्निंग को। अगर मैं तुम्हारे सामने एकदम डल एनर्जी में आती, एकदम क्या आती? डल एनर्जी में आती, तुम्हारा मन बनता? नहीं। लेकिन पूरी क्लास के दौरान आप कहीं पर मेरे को ये बता देना कमेंट करके कि मैम इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या था? एनर्जी डल थी। कहीं पे नहीं मिलेगी। ये चीजें आपको मोटिवेट करेंगे, इस चीज से आपका एक इंटरेस्ट बनेगा। तो टीचिंग वो एक्शंस होते हैं जो लर्निंग को मोटिवेट करती है, पढ़ने के लिए मजबूर करता है। ये कब होगा? जब इतिहास जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को कोई टीचर बड़े अच्छे से आपके सामने वो वोर होते नजर आए, जब आप पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ो और एक बच्चा आपके सामने खेलता हुआ नजर आए, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो और आप फील कर पा रहे हो अपने आप को एक क्लासरूम में खड़ा होकर के पढ़ाते हुए कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को इस तरीके से डील करूंगा, तो वो आपकी क्या होती है? इफेक्टिव टीचिंग होती है। उन्हीं एक्शंस को जो लर्निंग को क्या करती है? मोटिवेट करती है, वो हमारी टीचिंग होती है। ये बात V.O. स्मिथ ने कही थी। क्लार्क क्या कहते हैं? क्लार्क कहते हैं बिहेवियर में चेंज आना। क्या कहते हैं? टीचिंग वो एक्शन है जो दिया जाता है हमारे चेंज लाने के लिए बिहेवियर में, उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। कि हमारे व्यवहार में क्या कर देता है? बदलाव ला देता है। जो हमारे व्यवहार में बदलाव ला दे, उस एक्शंस को, उन एक्शंस को क्या कहा जाता है? टीचिंग कहा जाता है। अगली बात, मोरिसन क्या बोलते हैं? मोरिसन कहते हैं कि एक होता है ज्यादा मेच्योर और एक होता है कम मेच्योर, उन दोनों के बीच में संबंध होते हैं, उसी को हम टीचिंग कहते हैं। मे बी आपसे मैं थोड़ा ज्यादा जानती हूँ, MQ मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो हमें क्या करते हैं? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जो हमें टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। मैं जितना जानती हूँ वो एक्सपीरियंस मैं आपको, मैं मेरे दोस्तों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूं कि इंडिया के अंदर, इंडिया जो एक टाइम पर विश्व गुरु रहा है, हम दोबारा से उस हमारी उस नाम को, उस जो हमें मिला, उसे हम मेंटेन कर पाए। तो मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप थोड़ा कम जानते होंगे, आप मुझसे ज्यादा भी जानते होंगे, क्योंकि सीखने वाला हमेशा सीखने की चाह में होता है। सिखाने वाले की उम्र, सिखाने वाले का कद, सिखाने वाले का स्टेटस कुछ मैटर नहीं करता। मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट से, मैं मेरे लर्नर से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि एक होता है जो ज्यादा जानता है, एक होता है जो कम जानता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है? एक संबंध होता है, तब हमारी टीचिंग होती है। ये बात वैसे ही है कि तुमने एक ग्लास के अंदर क्या डाला? गर्म दूध डाल दिया। आपने एक बर्तन के अंदर क्या डाला? ठंडा पानी डाला। उस गिलास को उस ठंडे पानी के उस बर्तन के अंदर रख दिया। अब क्या होगा? वो दूध ठंडा हो जाएगा और वो पानी गर्म हो जाएगा। वो चीजें क्या होगी? आपस में ट्रांसफर हो गई। तो वही होती है मोरिसन के अकॉर्डिंग टीचिंग की डेफिनेशन। हाँ जी, होंगी ज्योति, सभी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अभी हमने सिर्फ 60 नंबर की तैयारी साइकोलॉजी की शुरुआत की है। धीरे धीरे हम सभी पोस्ट के लिए भी करेंगे और आपका सारा सेटअप एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आप 1 वीक का टाइम दें हमें, फिर सब स्टार्ट हो जाएगा।
फिर आगे देखो बर्टन क्या कहते हैं। बर्टन कहते हैं कि टीचिंग जो है वो एक स्टिमुलेशन होता है जो हमें गाइड करता है, जो डायरेक्शन देता है और जो इंक्रेज करता है लर्निंग को। कि टीचिंग का मतलब सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर इंक्रेज करना लर्निंग को एक डायरेक्शन देना कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ये हमारे अंदर एक स्टिमुलेशन का मतलब जानते हो, हमारे सामने EMRS की घंटी बार बार बज रही है, मौका तो मिला है, एक अवसर तो मिला है माँ बाप के सपनों को पूरा करने का। ये आपका स्टिमुलेशन है जिसके लिए आप नींद से उठ के इस टाइम पर भी आए हैं। आप काम करते हुए भी बीच में छोड़ के मेरी क्लास देखने आए हैं, तो ये आपके अंदर एक स्टिमुलेशन है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे वो जॉब लेनी है। देखो एचटेट के अंदर आता है, लेवल थोड़ा सा इस बार डीप से उठेगा, 30 मार्क्स का है। इससे पहले EMRS में 10 नंबर का ही आया था लास्ट टाइम। तो धीरे धीरे हमारे पास में, ये नहीं कहूंगी ज्यादा टाइम है, लेकिन आज से अगर हमने शुरू कर दिया है तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। मान के चलें तो 3 महीने तो पक्के हैं। तो इन 3 महीनों में मैं आपको क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करके पढ़ाऊंगी। मैं आपको MCQ प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, लास्ट में थोड़ी सी क्लासेस 2 कर देंगे, प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगा लेंगे, डोंट वरी। बट आप मेरे से स्टार्टिंग में अगर आए हो तो मैं आप सबसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लास्ट तक बने रहना और फिर बताना कि मैम आपके साथ में आपने अगर एक बार के लिए, वादा करती हूँ आपसे, पीछे नहीं रहोगे। आपका 60 में से 55 मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगी, ठीक है। 55 प्लस का टारगेट रहेगा अपना। आज चैट में हमने वादा किया था बच्चों के साथ में कि मैं आपको 30 में से 25 प्लस दिलाऊंगी। और बहुत से स्टूडेंट्स जिनका मेरे पास में मैसेज आया, मैम 27 आए, मैम 28 आए, मैम 29 आए। रियली उस दिन ये लगा था कि जो मेहनत, जो काम हमने किया, जो एफर्ट्स हमने लगाए, वो सफल हो गए। तो बस मैं वही सपना लेके चल रही हूँ कि एक दिन EMRS का एग्जाम दे करके आप आओ और आकर के मुझे इन्फॉर्म करेंगे मैम एग्जाम में हमने 60 में से कितना स्कोर किया, 55 प्लस। उस चीज के लिए पढ़ो, हर रोज विजुलाइज करो उन चीजों को। आगे देखो, अब हम बात करते हैं कुछ जगह पर, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, टीचिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, गाइडिंग क्या होता है, एक जैसे से वर्ड है, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करना क्या है, जरूर है। मैं आपका बस ये प्यार चाहती हूँ, मुझे सैलरी नहीं चाहिए आपकी, कोई बात नहीं, वो आपके भी आप फर्ज हैं। बस आप मेरे साथ में देखो, एक टीचर का सिर्फ इतना होता है कि आप एक एज ए स्टूडेंट आप हमारी रेस्पेक्ट करें और आप ये ना हो कि साइड से निकल के और मुंह फेर लें कि हम नहीं जानते मैडम कौन से है, ठीक है। बस इतना मत करना। आइए अब देखते हैं टीचिंग क्या है। टीचिंग रिलेटेड है एजुकेट करने के लिए होलिस्टिकली डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया होलिस्टिकली, इसका मतलब क्या है, हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट लेके चलते हैं। टीचिंग का मतलब है बच्चे का क्या करवाना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करवाना। हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, बच्चे का सर्वांगीण विकास करवाना। क्या आप जानते हैं सर्वांगीण विकास क्या होता है? इसका मतलब है NEP भी बात करती है 360 डिग्री डेवलपमेंट की, कि चारों तरफ का, सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे रहे हैं, हम बच्चे के मोरल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, उसके सोशल इंटरेक्शन पे भी काम कर रहे हैं। कैसे? क्या स्कूल में ये नहीं बताया जाता कि बेटा टीचर्स को सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश किया जाता है, टीचर्स के सामने नहीं बोलते, ये चीजें सिखाई जाती है ना छोटे बच्चे को, वो उसका, हम उसको नैतिकता सिखा रहे हैं, वो हम उसको मोरल डेवलपमेंट दे रहे हैं। हम बच्चों के ग्रुप बना करके उनको पढ़ाते हैं, उनके दोस्तों के साथ में पीयर ग्रुप बनाया, हमने उसको समाज के साथ इंटरेक्ट करना सिखाया कि दोस्ती क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है। ये चीजें हमने सोशल डेवलपमेंट किया। हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, किताबी नॉलेज दे रहे हैं, वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उस बच्चे के इमोशंस को बाहर ला रहे हैं कि फ्रेंडशिप कैसे की जाती है, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, कि बेटा लड़ते नहीं है। तो क्या सिखाया जा रहा है, उसको इमोशन सिखाया जा रहा है। एक बच्चा गुस्सा करे, हम उसको सिखाते हैं, गुस्सा नहीं करते, उसको कुछ ना कुछ स्टोरी के बेस पर अलग अलग तरीके से हम बताते हैं। तो हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। और सर्वांगीण विकास में आपका नॉलेज भी आ गया, उसमें स्किल भी आ गई, वैल्यू भी आ गई, और आपकी सबसे मेन ये कीवर्ड है जब आप क्वेश्चन को टैकल करोगे तो क्रिटिकल थिंकिंग। इस क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि एक सिचुएशन में आपको मैंने सिखाया, दूसरी सिचुएशन डिफरेंट थी, बट पहली सिचुएशन में सीखा हुआ ज्ञान आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, वो होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। वो क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो याद रखना, टीचिंग का मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना बच्चे का, उसमें नॉलेज के साथ बच्चे की स्किल्स, बच्चे के वैल्यूज, बच्चे के नॉर्म्स, इन सब के ऊपर, और बच्चे की सबसे मेन क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझेंगे। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड होता है कि लर्नर को हम फॉलो करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे, एक लर्नर को स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहे हैं, वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। आपने मुझसे पूछा
पूछा कि मैम हमें वहां जाना था, रास्ता बताओगे? मैंने कहा सीधे जाना, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, इतने इधर पहुंच जाओगे। ये इंस्ट्रक्शन थी। ये क्या थी? इंस्ट्रक्शन थी। अगर आगे से रास्ता चेंज हुआ और कुछ हुआ, आप अपने हिसाब से नहीं जा सकते। जो मैंने कहा आपको स्पेसिफिक वही डायरेक्शन, वही स्ट्रक्चर्ड पाथ को फॉलो करना होगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इन वर्ड्स के ऊपर फोकस करो स्टूडेंट। स्ट्रक्चर्ड पाथ होता है, इसको हम क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक होता है। लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपकी टीचिंग है। जब आप क्लासरूम में जाते हो, जब अपने टीचिंग मेथड्स की बात करते हो, तो वो क्या होते हैं? वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। सपोज दैट मैं यहाँ पर इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए आई और मैंने अच्छा सा लंबा सा कंटेंट तैयार कर लिया, ये सोच के कि नॉर्मल सी बातें बच्चों को पता होंगी, चलो चलते हैं क्लास में, आज का इतना टारगेट मैंने बनाया कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बट क्लास में गई, बच्चों को डाउट थे, बच्चों को काफी कंफ्यूजन थी, नहीं समझ में आ रखा था, तो मैंने डीप से पढ़ाया और उस सेम कंटेंट में 3 दिन लग गए। मैंने तो लेसन प्लान बना लिया था कि 1 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट मैंने क्लासरूम में बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग क्या किया? चेंज किया। तो जो हमारी टीचिंग होती है वो इफेक्टिव कब होती है? जब हम कैरिकुलम को, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, कंटेंट होता है, उसको फ्लेक्सिबल रखते हैं, हम उसको रिलेवेंट रखते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। लेकिन ये एक स्ट्रक्चर्ड पाथ होता है, वो हमारा क्या होगा? इंस्ट्रक्शन होगा। फिर ये गाइडिंग क्या होती है? गाइड करना सिर्फ ये होता है कि हम बच्चे को एक हिंट दे रहे हैं, हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं, मतलब हिंट दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है कि मैम ये प्रॉब्लम होगी, मैं क्या करूं, मैं उसको एग्जाम्पल दूंगी। देखो मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ था, मैंने उस सिचुएशन में ऐसे एक्शन लिया। तो सोचो आप क्या कर सकते हो? आप अपने हिसाब से देखो, क्या आपके पास में ये चीज अवेलेबल है, क्या आप इसका सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हो? आपके पास में ये ऑप्शन भी है, वो भी है। हमने उस सिचुएशन का बच्चे को पॉजिटिव नेगेटिव सब बता दिया, एक दूसरा एग्जाम्पल उसको दे दिया, लेकिन बच्चे ने खुद अपने बिहाफ पर उसका सॉल्यूशन निकाला। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने नहीं दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाउंड आउट करने का एक वे प्रोवाइड करवाया हमने, बच्चे को एक तरीका दिया। तो वो होता है गाइड करना। ये प्रोसेस है, क्या दिखाना? बच्चे को एक डायरेक्शन दिखाना, उसको सपोर्ट करना एंड हेल्प करना लर्नर को अपने डिसीजन खुद बनाने के लिए, अपने डिसीजन खुद लेने के लिए बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गाइडिंग कहते हैं। ठीक है, लग जाएगी दीप, इतनी मुंडी मत पटको। आगे देखो, फिर ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग का मतलब ये भी एक प्रोसेस है जो डेवलप करते हैं किसी स्पेसिफिक स्किल को। किसको? स्पेसिफिक स्किल को। आप आए कि मैम हमें कंप्यूटर सीखना है, मैं आपको कंप्यूटर सिखा दूंगी। आप आए कि मैम हमें डांस सीखना है, मैं आपको सिर्फ डांस सिखाऊंगी। वहां पे मैं आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैं वहां पर आपको ये नहीं बताऊंगी कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो। ये बातें वहां नहीं सिखाई जाएंगी। वहां पे अगर तुम्हारी किसी से कुछ भी बहसबाजी हो रही, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं करते, वो नहीं करते। वहां पे मेरा काम क्या है? सिर्फ आप मेरे पास डांसिंग क्लास लेने आए हैं तो मैं आपको डांस क्लास दूंगी, दैट्स इट। तो ट्रेनिंग का मतलब एक स्पेसिफिक स्किल, एक स्पेसिफिक एबिलिटी को सिखाना होता है। ये फोकस करता है कि काम को कैसे करें, ये सिर्फ इतना बताता है कि काम को करना कैसे होता है। बस मैंने आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया कि ऐसे करना है, अगर आपके पास में कोई डिफरेंट सिचुएशन आ गई तो तुम जानो, तुम्हारा राम जाने, मुझे नहीं पता। ये कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग का होता है। किसका होता है? ट्रेनिंग का। गाइडिंग एक डायरेक्शन देता है, एक हिंट देता है, एक स्कैफोल्डिंग देता है। और जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो एक स्ट्रक्चर्ड पाथ होता है, लेकिन टीचिंग सबसे प्यारा। तो टीचिंग के अंदर ही आता है इंस्ट्रक्शन। ऐसे मान सकते हैं कि जो हम जानते हैं हमारी टीचिंग, वो मैंने बना दिया, ये सर्किल है टीचिंग का। और इस टीचिंग में शामिल है कौन कौन जी? इसमें शामिल है गाइडिंग, इसी में शामिल है इंस्ट्रक्शन, इसी में शामिल है आपका क्या? ट्रेनिंग, इसी में शामिल है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग होती है बच्चे के इमोशनली किसी को सपोर्ट करना, तो वो क्या हो जाएगी? काउंसलिंग। तो टीचिंग हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूं कि यहाँ तक की सारी बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। मैम आप हॉस्टल वार्डन की क्लास कब से शुरू करोगे? शुरू करते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जी, ओके। स्टार्टिंग से देखना, मैंने आपको बता दिया है। फिर बाकी बच्चे जो बाद में देखेंगे ना रिकॉर्डेड, वो कहेंगे मैम बार बार कमेंट पढ़ना इज नॉट फेयर। तो इस तरीके से बीच में हम थोड़ा सा वो करते हैं, तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर रखा है। आगे देखो, वेरिएबल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चर क्या हैं? ये जो शिक्षण के चर हैं, मैं आपको अगर नॉर्मली बताऊं तो स्टार्टिंग में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो टीचिंग है वो 2 वे प्रोसेस है।
कैसा कम्युनिकेशन है ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन। ये बात किसने कही थी? ये बात एक टाइम पर हमें एडम ने समझाई थी। किसने समझाई थी? एडम ने। एडम नाम का एक बंदा था और उन्होंने क्या कहा? एडम ने कहा कि जो हमारी टीचिंग होती है वो कैसे प्रोसेस होती है? वो बाईपोलर प्रोसेस होती है। कैसी होती है? बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब है कि वो द्विध्रुवीय होती है। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? द्विध्रुवीय होती है। उनका कहना था कि इस दो ध्रुव वाली प्रणाली के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, एक होता है हमारा टीचर और एक क्या होता है? स्टूडेंट होता है। उन्होंने कहा कि एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा टीचर से स्टूडेंट की तरफ होती है। टीचर खड़ा होता है ऐसे, मैं टीचर हूं और तुम लाइन बना के बैठो और कॉपी, नोटबुक, पेन निकाल लो, टेक्स्ट बुक निकाल लो, रीड करो, क्वेश्चन लगाओ, कल इसके आंसर चेक करेंगे, नोटबुक चेक होगी, चलो बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। ये बात किनके कहने का नजरिया था? टीचर से स्टूडेंट, बस दो लोगों के बीच में होता है। ये एडम ने हमें समझाया कि टू पोलर होती है। कैसी होती है? टू पोलर। फिर एक बड़े महान इंसान हमारे सामने आते हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने बात कहने वाले पहले थे कौन ये जान लेते हैं। जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा कि सबसे पहले तुम चेंज करो क्लासरूम का ये स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? पहले क्लासरूम होता था, सपोज दैट ये हमारा क्लासरूम है और इस क्लासरूम में हमारा ये कौन है? टीचर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है जी, ये हमारे टीचर है। इस टीचर के सामने ये बच्चे ऐसे लाइन बना करके बैठे हैं। ये स्ट्रक्चर था। जॉन डीवी सबसे पहले आकर के कहते हैं चेंज दिस स्ट्रक्चर, इससे काम नहीं चलना, इससे देश का भविष्य नहीं सुधरेगा, इसको बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलेंगे? तो चलो इसको करो ऐसे, ये क्लासरूम है, ये बच्चे हमारे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, पीयर ग्रुप, टीचर इनके चारों तरफ बीच में खड़ा है, टीचर यहाँ पे खड़ा है। जिसको जो जरूरत है, जिसको जितनी जरूरत है उस तरीके से हिंट दो, उसे स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवाओ। क्या दो? स्कैफोल्डिंग दो। यहां पर बच्चे को क्या दो? स्कैफोल्डिंग दो। स्कैफोल्डिंग मैम नया वर्ड आया, जिन्होंने पहले पढ़ा उनको पता होगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प। जब आपके पेरेंट्स ने आपको चलना सिखाया तो तुम्हें एक टेम्परेरी हेल्प दी थी, अंगुली पकड़ करके तुम चलते थे। धीरे धीरे जब तुम्हारे पैरों के ऊपर वो बैलेंस बनना शुरू हुआ, तुम्हारी अंगुली छोड़ दी, अब तुम खुद माहिर हो चलने में, अब तुम दौड़ सकते हो। तो वो हम एक टेम्परेरी हेल्प देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर्ड वे में चलाना बैठाना बंद करो बच्चों को और इस तरीके से ग्रुपिंग में पढ़ाओ। ये हमारा आज का क्लासरूम है। ये किसका क्लासरूम है? आज का। फिर ये आते हैं और इन्होंने बताया कि जॉन डीवी किसके ऊपर बात करते हैं? ये बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड पर। किसके ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट्स? लर्नर सेंटर्ड पर बात करते हैं। इनका कहना ये है कि हमें अपने ज्ञान का बखान नहीं करना। मैं यहाँ खड़े हूं तो ये बताने के लिए नहीं आई कि मुझे कितना आता है साइकोलॉजी, मैंने कितना पढ़ा है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानती हूँ, बस तुम्हारी हेल्प करने आई। क्यों? क्योंकि मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जानते हूँ। तो इनका कहना था कि हमें लर्नर के अकॉर्डिंग चलना होगा। तभी तो इन्होंने कहा कि एक्टिव लर्निंग, तभी इन्होंने एक वर्ड क्या दिया यहाँ से? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग कब होगी दोस्तों? एक्टिव लर्निंग तभी होगी जब आप लर्नर को सेंटर में करोगे, जब बच्चे को मौका दोगे, जब उसे अपॉर्चुनिटी दोगे कि आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, बच्चे को इनकरेज करोगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तब उसकी क्या होगी? एक्टिव लर्निंग होगी। ऐसे बैठ के निहारने से तो बच्चा सोएगा क्लास में। हमें क्या करना होगा? एक्टिव करना होगा। तो स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग देना, यही लर्नर सेंटर्ड था। इस लर्नर सेंटर में उन्होंने एक टर्म दी, लर्निंग बाय डूइंग। क्या टर्म दी उन्होंने? लर्निंग बाय डूइंग। और बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप इसको याद रखना। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डीवी ने, जिनका मानना था कि अगर तुम तैरना सीखना चाहते हो तो सिर्फ किसी से गाइडेंस नहीं लेनी, पानी में उतरना पड़ेगा तभी सीख पाओगे। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। और उसी करके सीखने के बीच में तीन चीजें इन्होंने बता दी। इससे हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी होगी? प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगी। तो अगला इन्होंने क्या दिया था? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगला पॉइंट इन्होंने हमें क्या दिया? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का दिया। किसका दिया स्टूडेंट्स? प्रोग्रेसिव
एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि हमारी जो एजुकेशन है वो अगर हम बच्चे को सेंटर में रख करके पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो एजुकेशन है वो प्रोग्रेसिव होगी, हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी। तो इन्होंने भी क्या दो ही बताए, टीचर और स्टूडेंट? नो, इन्होंने बात की थी ट्राइपोलर की। इन्होंने किसकी बात की, तीन अलग अलग ध्रुवों की बात की। तो इनकी प्रोसेस कैसी आई, ट्राइपोलर, त्रिध्रुवीय। इनका कहना था कि जो टीचिंग है वो कितने ध्रुव पे काम करती है, तीन के ऊपर। मैम ये थर्ड क्या आ गया, चलो जी देखते हैं ये थर्ड क्या है। एक तो हो गए हमारे स्टूडेंट, एक तो यहां से क्या हो गए, स्टूडेंट। स्टूडेंट को सिखा कौन रहा है, टीचर सिखा रहा है। स्टूडेंट को कौन सिखा रहा है, टीचर। सिखा क्या रहा है, अगर मैं यहाँ आ जाती ये सोच के कि तुम्हारी क्लास लेनी है, तुम मेरे सामने आया, हाय मैम गुड इवनिंग, मैंने कहा गुड इवनिंग, आगे क्या, किस चीज से मैंने शुरुआत की, मैं आपके साथ में इंटरेक्ट कर रही हूँ, किस बेस पे कर रही हूँ, वो इस कंटेंट के बेस पे कर रही हूँ। मेरे पास में एक गोल था कि हम EMRS को टारगेट कर रहे हैं, और उसको टारगेट करने के दौरान बीच में एक कैरिकुलम आया, और वो कैरिकुलम क्या था, हमारा सब्जेक्ट मैटर था, वो हमारा कंटेंट था। तो थर्ड हमारा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरिकुलम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, कैरिकुलम होता है। तो याद रखना, जब हम बात करते हैं जॉन डीवी के अकॉर्डिंग टीचिंग कैसी है, तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसी है, ट्राइपोलर है। ट्राइपोलर में एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा और एक कैरिकुलम होगा। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उनको गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, लेकिन किसके जरिए, किस डायरेक्शन में करता है, जो बीच में कैरिकुलम काम करता है, कंटेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। 5th क्लास का कैरिकुलम क्या कहता है मैं वो सिखाऊंगी। तुम अगर 6th क्लास में गए हो तो वहां पर 6th क्लास की बुक पढ़ाओगे, 7th में गए तो 7th की पढ़ाओगे। वो बीच में आने वाला वो सब्जेक्ट मैटर ही क्या था, आपका कैरिकुलम था। उम्मीद करते हूँ यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ से जानते हैं, चलें? चलो फिर, शुभ काम में देरी क्या। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग एक सिस्टमैटिक इंटरेक्शन है। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक इंटरेक्शन है, किसके बीच का, किस किसके बीच का भाई, एक तो टीचर के बीच का, एक हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया, और स्टूडेंट के बाद में एक हमारा क्या हो गया, कैरिकुलम। तो टीचर, स्टूडेंट एंड कैरिकुलम, इन तीनों के बीच का एक क्या है, इंटरेक्शन है। ये जो तीनों के तीनों हैं आपके, ये मैन वेरिएबल हैं टीचिंग के। आने को तो और भी बहुत सी चीजें आती हैं, कई फैक्टर काम करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, लेकिन ये तीन हमारे क्या हैं, मैन हैं। इन तीन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। अब देखते हैं कि ये तीनों वेरिएबल हैं जो डिसाइड करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कितनी इफेक्टिव है, इस बात के बारे में कौन डिसाइड करेगा, ये तीनों के तीनों आपके मैन वेरिएबल्स करेंगे। इन तीनों के बारे में डिटेल से जानने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले स्टूडेंट, कौन होता है स्टूडेंट? स्टूडेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये बात हम क्यों याद करें मैम, क्योंकि आपके क्वेश्चन बनेगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा है जो आश्रित चर है। उस आश्रित चर का मतलब क्या होगा, वहां पे स्टूडेंट होगा, क्योंकि आप डिपेंड है मुझ पे। आपके सामने कॉन्सेप्ट, आपके सामने कंटेंट है, लेकिन आप डिपेंड है टीचर के ऊपर कि टीचर आए, थोड़ा हमें गाइड करे, थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दे। वही क्या होता है, डिपेंडेंसी। उसी को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी। तो यहां पर स्टूडेंट कैसे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, स्टूडेंट हमारी टीचिंग का क्या है, सेंटर है। ट्राइपोलर किसने दिया, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने हमें क्या बताया, लर्नर सेंटर्ड। क्या बताया, लर्नर सेंटर्ड कह दो या फिर चाइल्ड सेंटर कह दो। ये कैसी है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। हमारी क्लासरूम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो यहां पर हमारी टीचिंग का सेंटर क्या रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। हर स्टूडेंट के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, समझ में आ रहा है? बच्चा क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस लेकर के, हर एक स्टूडेंट अपने आप में इंडिविजुअली डिफरेंट है। डिफरेंट किस बेस पे है, बच्चे का वैसे बता देती हूँ, बच्चे की, हर बच्चे की अपनी अपनी एक अलग अलग जरूरत है। हर बच्चे का एटीट्यूड अलग है अपनी कंटेंट को लेकर के। हर बच्चे की एक एबिलिटी है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। सबका एक इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है, सबका एक इंटरेस्ट अलग होगा। उसके अकॉर्डिंग एक टीचर क्या करेगा, अपने कैरिकुलम को डिसाइड करेगा। वही बात लिखी हुई है कि एक टीचर को एडजस्ट करना चाहिए अपने मेथड्स को, किसके अकॉर्डिंग, लर्नर्स डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए।
क्योंकि जो हमारी लर्निंग है उसको क्या क्या इफेक्ट करता है। लर्निंग मतलब सीखने वाले की बात कर रहे हैं, लर्नर। और लर्नर में बहुत से बच्चे होते हैं, लर्नर्स में बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी एज अलग होगी। मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ एज के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक छोटा सा बच्चा है, उसको मैं ये नहीं कह सकती कि आप मेरे को 23 का टेबल सुनाओ, नहीं कह सकते ना। तो मेरे को कैरिकुलम किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना होगा, उस बच्चे की एज, उसकी मेच्योरिटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी करंट प्रेजेंट एबिलिटीज, उसका प्रायर नॉलेज कि पीछे तक अभी तक क्या जानता है, उसका प्रायर नॉलेज, उसका इंटरेस्ट, उसकी जरूरतें, उसका बैकग्राउंड, सारी चीजों को ध्यान में रखना है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कैरिकुलम को, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे टीचिंग मेथड्स को क्या करना होगा, फ्लेक्सिबल रखना होगा, उनके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना होगा। ओके, तो ये हमारा पहला हो गया। फिर हम बात करते हैं एक टीचर कौन है। टीचर गाइड है, टीचर फैसिलिटेटर है, टीचर एक मोटिवेटर है, जो आपके अंदर वो एनर्जी पैदा कर रहा है, जो आपको इंकरेज कर रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, आपको एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है, आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, वो टीचर है। और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, टीचर यहाँ पर कैसा चर है, इंडिपेंडेंट है। वो कैसा है, समतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट है। फिर आया कि टीचर एक फैसिलिटेटर, एक गाइड, एक मोटिवेटर है। और टीचर के पास में किस चीज की जरूरत है मैम, टीचर के पास में सब्जेक्ट नॉलेज जरूरी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। याद रखना, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ, आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा तुम्हें आप कह के बोलती हूँ। मैंने कभी तुम्हें एक भी बच्ची को ऐसे टारगेट नहीं किया कि तू ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, एक टीचर की पर्सनैलिटी मैटर करती है। मैं किस तरीके से क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या है मेरी, आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट को मैं किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना रही हूँ, तुम्हारा ध्यान उस तरफ कैसे मैं मतलब अट्रैक्ट कर रही हूँ, आपको किस तरीके से इंगेज कर रही हूँ कंटेंट में, ये मैटर करता है। इसी के साथ में मैं क्लासरूम को कैसे मैनेज करती हूँ, ये बात भी जरूरी है। मान लो एक टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन क्लास मैनेज नहीं हो रही, आगे के 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, पीछे के वहां पे हल्ला कर रहे हैं, तो क्लास को मैनेज करना भी जरूरी है। अब देखो यहाँ से टीचर का पर्सनैलिटी, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल, इनके ऊपर फोकस क्यों किया गया, क्यों बोला गया कि ये क्रूशियल है। तो उसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि हम जब लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं, वहां पर एक थ्योरी आती है सोशल बंडूरा की। वो कहते हैं कि टीचर हमारा एक रोल मॉडल होता है। टीचर हमारा क्या होता है जी, एक रोल मॉडल होता है। बच्चा आपको इमिटेट करके बहुत कुछ सीखता है। बच्चे क्या करते हैं, एक टीचर को, अपने रोल मॉडल को इमिटेट करते हैं। इमिटेट कैसे करते हैं, वो टीचर को पहले ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके वो इमिटेट करेंगे। तो कहने का मतलब है, जैसा मैं तुम्हारे सामने हूं आप उसी तरीके के काम करोगे। मैं कुछ भी नहीं जानती, मेरे अंदर कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, और मैं आकर के तुम्हें सिखाने लग जाऊं, क्या तुम सीख पाओगे? तुम्हारे माइंड में आएगा मैडम खुद नहीं जानती, हमें क्या बता रहे हैं। वो जैसा कुछ भी मैं किसी को ज्ञान दे रही हूँ, उससे पहले मैं खुद के ऊपर अप्लाई करूं, वो मेरे लिए जरूरी है। और अगर हम वहां पर 50 बच्चों के सामने बैठे, 50 बच्चों के सामने खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं, और वो 50 बच्चे हमें पर डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी बातों को, हमारी लैंग्वेज को, हमारे आइडियाज को, हमारे स्टाइल को, हमारे एटीट्यूड को, हर चीजों को ऑब्जर्व करके इमिटेट कर रहे हैं, तो हमारा कितना जरूरी है एकदम अच्छा बनना। हर किसी की चाह होती है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ये बनना है। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले हमें इंसान बनना है। सबसे पहले क्या जरूरी है, इंसान बनना जरूरी है। और टीचर रोल मॉडल है, उसका होना जरूरी है। रोल मॉडल जैसा होगा वैसा ही तो सीखेगा बच्चा। तो टीचर के लिए ये हमने जाना। अब हम देखते हैं कि इस कैरिकुलम की क्या बात है, ये कैरिकुलम कैसे होना चाहिए। कैरिकुलम एक मीडिएटर है, ये बीच में काम करने वाला है, ये मध्यस्थता करता है, ये ब्रिज है। किस किस के बीच में, ये ब्रिज है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। कैरिकुलम हमारा क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक ब्रिज है। ये इंटरवीविंग क्या है, मध्यस्तर है, बीच में काम करता है। कैसे काम करता है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है मैम, इसमें इंक्लूड होता है सब्जेक्ट मैटर, कि क्या पढ़ाया जाएगा। आपके ईएमआरएस का सिलेबस जो आपको दिया गया है वो हमारा कैरिकुलम है। उसको पढ़ाने के साथ साथ में टीचिंग मटेरियल क्या क्या चाहिए होंगे। तुम यहाँ पर मेरे पास में अवेलेबल नहीं थे, दूर दूर से स्टूडेंट्स थे, तो मैं किस तरीके से आपको डिलीवर कर रही हूँ। मैंने आपके सामने एक सेटअप, एक ऑनलाइन सेटअप के थ्रू पढ़ा रही हूँ। डिजिटल बोर्ड की जरूरत थी, इस कैमरा की जरूरत थी, इस मार्कर की जरूरत थी, इस माइक की जरूरत थी कि आप तक आवाज पहुंच पाए। तो अगर मुझे कुछ भी डिलीवर करना है तो मेरे को क्या मेथड्स चाहिए और क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज मुझे करनी होंगी।
और क्या क्या को कैरिकुलम एक्सपीरियंसेस आते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखे को कैरिकुलम एक्सपीरियंसेस। को कैरिकुलम क्या होता है? सह शैक्षिक। इसका मतलब क्या होता है? सह पाठ्यक्रमी। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ में आज के टाइम में स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे के साइकोमोटर डेवलपमेंट के साथ कोग्निटिव डेवलपमेंट को, उसकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है। जब एक बंदा स्पोर्ट्स के अंदर है तो वो मेडिटेशन की जरूरत नहीं, वो मेंटली फिट रहेगा, वो फिजिकली फिट रहेगा, उसकी बॉडी एकदम कैसे रहेगी? फ्लेक्सिबल रहेगी। तो ये चीजें जरूरी हैं। हमें सिर्फ एकेडमिक स्कोर के ऊपर बात नहीं करनी, हमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो हमें को स्कॉलेस्टिक के साथ को कैरिकुलम एक्सपीरियंसेस को भी इसके अंदर इंक्लूड करके चलना है कि हम हर रोज बच्चे को और क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं। वो एक्टिविटीज शामिल हैं, पढ़ा रही हूँ तो क्या मेथड्स, क्या मटेरियल मुझे जरूरत पड़ेगी और क्या मेरा सब्जेक्ट मैटर है वो मुझे जानना होगा। मैम ये क्लास यूजीसी नेट के लिए भी नोट कर सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है संजय जी आपका, और आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका पेपर 1 होगा उसके लेवल का तो मैं करवा रही हूँ, आपकी समझ इस हद तक विकसित हो जाएगी इसके थ्रू, बेस्ट रहेगा। आगे देखो, अब हम बात करते हैं फटाफट कुछ पॉइंट्स। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है बस उसी का निचोड़ है कि हम पढ़ रहे हैं टीचिंग का नेचर क्या है, इसके गुण क्या है, इसका किस तरीके का नेचर है, वही जो हमने अभी तक पढ़ा। सब में हो गया क्या ये सिलेबस? केवीएस अन्वेष देखो, हम एक सेंट्रलाइज्ड एक वर्ड दिया था जेन पियाजे ने, केंद्रीकरण, कि बच्चा सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को देखता है। तो मेरे दोस्तों तुम उस एज से ऊपर बढ़ चुके हो, मत रहा करो कि एएमआरएस लिख दिया तो सिर्फ एएमआरएस की क्लास है। नहीं, किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड किसी भी एग्जाम में आता हो, 30 मार्क्स के लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ, सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का आएगा, तो सोचो लेवल कितना उठाना पड़ेगा मैडम को, बहुत ज्यादा। और मैं कोई भी बैच हो कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना है वो सब बता दूं तुम्हें, जो है मेरे पास वो सब बता दूं, कहीं पे न अटको, कुछ भी बाहर से ना आए। ले सकते हो कोई भी टीचिंग एग्जाम, जहां पर वर्ड आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, उसके लिए आप ये क्लास देख सकते हो। आइए, नेचर में सबसे पहले बताया इंटरेक्टिव। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, मेरा आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, इंटरेक्टिव होती है टीचिंग। बताओ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। यूपी टैट हो, सुपर टैट हो, कुछ भी हो, ये 2 वे प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है एक टीचर और एक लर्नर, आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब सीख पाते हैं। मैं पूछ रही हूँ, मेरी नजर है कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम अगर डाउट पूछोगे, आज के लिए बहुत है, ओके प्रीत बस 5 मिनट दे दो, धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे, कुछ क्वेश्चन तो लगाएं, वो जरूरी है। अगला कह रहे हैं कि गोल ओरिएंटेड है। हम ऐसे ही नहीं चल रहे, हमारे पास में गोल है EMRS, हमारे पास एक गोल है टीचर बनना, और उसी की डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। कैरिकुलम किसके अकॉर्डिंग होता है? गोल के अकॉर्डिंग होगा ना, उसी हिसाब से टारगेट लेकर के चलेंगे। क्यों हमने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया? ताकि हमें एक डायरेक्शन मिले, एक गोल ओरिएंटेड हम पढ़ें, फालतू का ना पढ़ें। जरूरी ये भी है जानना कि क्या नहीं पढ़ना है, तो यही होता है गोल ओरिएंटेड, इसमें उद्देश्य होता है। ये डायनामिक और फ्लेक्सिबल होता है। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्लासरूम में जाकर के आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग, लर्नर्स के प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग जरूरत पड़े तो आप बदल सकते हो। हाँ जी, रोज होगी साहिल, हर रोज 5 बजे होगी। मल्टी डायमेंशनल है, इसका मतलब ये है कि ये शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु, मनोविज्ञान, संप्रेषण कला, सब इसमें इन्वॉल्व है, हर चीज। क्यों? क्योंकि हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 360 डिग्री पर बात करें। ये प्लान्ड एक्टिविटी है। बताओ मैंने पहले प्लान किया कि नहीं? आगे चलेंगे तो हमारे इसी सिलेबस में एक पॉइंट आएगा, लेसन प्लान, यूनिट प्लान और हमारा एनुअल प्लान। ये प्लान किसके लिए है? जब मैंने यहाँ खड़ी हुई इससे पहले मैंने प्लान बनाया कि किस तरीके से, पहले मुझे मीनिंग समझाना है, कैसे ये पॉइंट उससे ऐड करना है, फिर ये पॉइंट कैसे ऐड करना है, सारा मैंने प्लान किया। तो उस प्लान्ड एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। तो ये हमेशा लेसन प्लानिंग पर, कैरिकुलम पर और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होता है। फिर ये कॉन्टिन्यूअस है, चाहे लर्निंग हो, लर्निंग हमारे एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इंसान हर वक्त सीखता रहता है। जिंदगी भर थ्रू आउट द लाइफ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उस सीखने में सब कुछ शामिल है, सिर्फ किताबी नॉलेज की बातें नहीं हो रही यहाँ पे। तो वैसे ही ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया, आपने मेरे को फीडबैक दिया, मुझे अगर ये लगा कि इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, यहाँ पर बच्चे को ये पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं मेरी तरीके को, मेरे मेथड को चेंज करूंगी, दोबारा से मैं करवाऊंगी। फिर बच्चे को रेमेडियल टीचिंग मिल गई, दोबारा से उसका हमने डायग्नोज किया कि यहाँ पे कमी रह गई, वो हमने दोबारा से रेमेडी के तौर पर उसे पढ़ाया, फिर से उस एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाया, फिर बच्चे का क्लियर हो गया।
कल को दूसरा लर्नर आएगा, ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। टीचिंग के बाद रीटीचिंग, बोथ आर्ट एंड साइंस, बड़ा मजेदार पॉइंट है, याद रखेंगे। ये साइंस है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल हैं, इसमें रूल हैं, हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये प्लान्ड एक्टिविटी है। दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं कि साइंस है। आर्ट क्यों है? इस दुनिया में न जाने कितने टीचर हैं, बहुत से टीचर जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं उनमें सबसे ये हूँ, मेरे से बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बहुत अच्छा नॉलेज जानते हैं, मैं उनके दया दृष्टि में अभी भी सीख रही हूँ। तो अगर हम बात करें उन सभी टीचर्स में, तो उनका एक जनरल फैक्टर है कि वो पढ़ा रहे हैं, उनके पास में एक टीचिंग स्किल है। लेकिन हर टीचर में खूबी होती होगी, वो उसका स्पेसिफिक, वो उनका क्या है, एक स्पेसिफिक फैक्टर है, वो उनके अंदर एक कला है, उनमें एक आर्ट है कि वो किस तरीके से बच्चे के सामने एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि बच्चा समझ जाता है। तो ये सिर्फ ज्ञान को, ये सिर्फ एक कंटेंट को सुनाना नहीं होता, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करना नहीं होता, उसको समझाएंगे कैसे, क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, ये आर्ट भी है, ये कला भी है, और ये आनी चाहिए, और ये आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टीचर आप हैं। फैसिलिटेटिव है, नोट कहने का मतलब ये है कि हमें ताना सा नहीं दिखाना, वहां पे हमें डेमोक्रेटिक क्लासरूम रखना है। कौन सा क्लासरूम जी? डेमोक्रेटिक। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेसी है। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। उसका मतलब आप सब जानते हैं, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर किसका है? प्रजा का तंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। जनता अपने मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसके अकॉर्डिंग काम बनते हैं। तो वैसे ही हमें डेमोक्रेटिक क्लासरूम बनाना है कि बच्चे आपसे क्वेश्चन कर पाएं, बच्चे अपना मत रख पाएं। और सबसे मेन जो करैक्टर है एक टीचर के अंदर, वो गुण होना चाहिए, वो यही है कि कोई बच्चा अपने मन में डाउट को दबाए ना, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मतलब ये हिम्मत उसके अंदर होनी चाहिए कि वो टीचर से पूछ पाए। अगर मैं तुम्हारे सामने एकदम ऐसे खड़ूस बन के रहूंगी, तुम्हारे अंदर एक डर पैदा होगा, यार नहीं पूछना मुझे, मैडम से सुनाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपको इतना वो कर दिया कि आप पूछ सकते हो, आप एकदम फील फ्री करो, एकदम फ्री फील करो, और आप पूछो जो डाउट है, कैसा भी कंटेंट से रिलेटेड है, पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक बार में नहीं तो 2 बार में बताऊंगी। तो ये हमें बच्चे को इंकरेज करना होता है, हमें सुविधा देनी है, वहां पर तानाशाही नहीं बनानी, वहां पे तानाशाही नहीं चलानी हमारी, हमें डेमोक्रेटिक क्लासरूम बनाना है, लर्नर को सेंटर में रखना है। फिर कहा गया कि ये फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। जरूरी नहीं कि तुम एक क्लासरूम में बैठ के बच्चे को पढ़ाओ, तुम क्लासरूम के बाहर जो प्ले ग्राउंड में उन्हें कुछ भी स्पोर्ट्स के लिए लेके गए, वहां पर भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो ये फॉर्मल सेटिंग में भी और इनफॉर्मल सेटिंग में भी हो जाता है। आगे देखो, ये लर्नर सेंटर्ड है। कैसे है? लर्नर सेंटर्ड है, यहाँ पर बच्चे को ध्यान में रखना है। मैं प्रिंसिपल का फॉर्म फिल करूं? ओके सुमित जी, जरूर। ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब है कि इसको चेंज करते रहते हैं, इसमें बदलाव जरूरी है, इसमें एटीट्यूड, वैल्यू, स्किल्स जो लर्नर की है वो बदलाव आना जरूरी है। अगर जब तक मैंने आपको पढ़ा दिया, तुमने सीख लिया, तुम्हारे अंदर कोई, तुम्हारे बिहेवियर में चेंज नहीं आया, तुम्हारा नजरिया किसी चीज को देखने का नहीं बदला, तो मेरा आउटपुट एकदम जीरो था, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे की लर्निंग हुई है, तो वो लर्निंग कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें एक चेंज आना जरूरी है। ये हमारा था टीचिंग का सिर्फ मीनिंग और टीचिंग का नेचर। मैम ऐसे चलोगे तो सिलेबस कब तक होगा? सब यहाँ छोड़ दो, तुम बस पढ़ते रहो, हर रोज 5 बजे आ जाया करो, बस इतना ही रिक्वेस्ट आपसे। और जब 5 बजे मिलोगे तो हर रोज 1 घंटे की क्लास के बाद में वापस जाओगे, अपने आप को ये फील जरूर करना कि यस आज मैंने कुछ तो सीखा है। लेकिन अब भागना नहीं है, इतनी देर से जो गला मैंने फाड़ा है, ये चीजें आपको आगे मिलेंगे कि जब हम पढ़ाते हैं तो फिर बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो इसलिए कि हमने जो पढ़ा है वो लर्निंग के अंदर कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कितनी लर्निंग हुई है, वो फीडबैक भी तो मुझे चाहिए आपसे। मैं पहले आपका फीडबैक ले लेती हूँ, फिर आप मुझे दे देना। चलो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नमस्ते जी, नमस्ते अगरवीर, कैसे हो? जल्दी बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। फिर आपको क्लास के लास्ट तक अगर बने रहे तो आपको वो नोट्स की झलक दिखा के जाऊंगी जो आपको आज मिलने वाले। आज ही फील हो रहा है, बस मेरी कोशिश सफल हुई, और मैं हर रोज यही कोशिश करती रहूंगी, बस तुम आते रहना।
कह रहे हैं कि कौन से शिक्षण की परिभाषा है जिसे एक प्रक्रिया के रूप में बताती है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। याद करो ये बात किन्होंने कही थी, क्लार्क ने कही थी। क्लार्क ने कहा था कि बच्चे के माइंड के अंदर क्या लाना है, एक बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाना है। वियो स्मिथ क्या कहते हैं कि वो एक्शंस हैं जो लर्निंग को मोटिवेट करते हैं। जोन ये अलग आ गए हमारे। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। फिर कह रहे हैं शिक्षण प्रशिक्षण और अभ्यसता से इस मायने में भिन्न है कि प्रोत्साहित करता है। बताओ, जो हमारी टीचिंग है वो डिफरेंट है ट्रेनिंग से और कंडीशनिंग से। कंडीशनिंग वो होती है कि मैं तुम्हारे माइंड में बस एक कंडीशनिंग कर दूं, जैसे पैवलव ने कुत्ते के ऊपर की थी। जैसे मैंने आपकी कंडीशनिंग कर दी कि 5 बजे और नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ आ जाना। अब तुम अगर नींद में होगे 5 बजे तुम्हारा ध्यान जाएगा, ओ क्लास मिस ना हो जाए, आज जाना है, कुछ नया सीख के आना। मैंने तुम्हारी कंडीशनिंग कर दी हर रोज एक ऐसा स्टिमुलस दे करके, तो वो कंडीशनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है जब हम स्पेसिफिक स्किल के ऊपर बात करते हैं। तो टीचिंग इन दोनों से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि टीचिंग डेवलप करती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को। ये सिर्फ एक स्किल नहीं सिखाती, ये किसी नई सिचुएशन में उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करना सिखाती है। तो ये हमारी कैसी होती है? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, इस वजह से डिफरेंट है। सिर्फ डिसिप्लिन में आना नहीं, एसोसिएट कर देना नहीं, किसी फैक्ट की मास्टरी करना नहीं, हमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। अगला बताओ, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी? सब जानते हैं इसका आंसर, बता दो जल्दी बताओ मेरे चैंपियंस, क्या आएगा? ट्राइपोलर। बाईपोलर दिया था एडम ने, जिसने टीचर और स्टूडेंट की बात की थी। फिर ट्राइपोलर के ऊपर बात करने वाले कौन आए? जॉन डिवी साहब आए, जिन्होंने ये कहा बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि मैडम मैरिड है या नहीं है, ठीक है। यहां पर हम बात करें ट्राइपोलर प्रोसेस, ये किनों के द्वारा दी गई थी? जॉन डिवी के द्वारा दी गई थी। उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की, उन्होंने लर्नर सेंटर्ड की बात की, एक्टिव लर्निंग की बात की, लर्निंग बाय डूइंग की बात की, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात की। याद रखना जॉन डिवी। फिर वो 3 में तीसरा कौन सा था? एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, और तीसरा वो कौन सा मैटर है जो आपके और मेरे बीच में अभी एट प्रेजेंट चल रहा है? वो हमारा कंटेंट है, वो हमारा EMRS का सिलेबस है, वो हमारा कैरिकुलम है। तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ क्या आएगा? जॉन डिवी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखती हूँ सबसे पहले कौन देता है। हरी अप गाइस, इसमें आएगा इन्वायरमेंट। ठीक है जी, क्या आएगा? इन्वायरमेंट। स्वीटी ने जवाब दे दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट। कि बीच में कैरिकुलम, यहां पर अगर इन्वायरमेंट की जगह वर्ड होता कैरिकुलम तो हम उसे मार्क कर देते। इन्वायरमेंट यही है जो हमारे कैरिकुलम की बात कर रहा है। सबसे प्रभाव की दिशा मुख्यतः एक तरफा होती है। अच्छा, क्वेश्चन कर रहा है कि ये 4 पॉइंट आपके सामने हैं, इनमें 1 वे वाली प्रोसेस कौन सी है? चलो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पूरी क्लास को अच्छे से समझा है तो बड़े आसानी से दे सकते हो आंसर। बताइए नेक्स्ट का जवाब क्या होगा? कह रहे हैं कि कौन सा प्रभाव की दिशा है जो मुख्यतः एक तरफा होती है। मैंने बताया कि अगर मैं काउंसलिंग दे रही हूँ तो मेरे सामने वो बच्चा होगा जो मेंटली डिस्टर्ब है। अगर मैं गाइड कर रही हूँ तो मेरे सामने कोई ना कोई होगा जिसको मैं गाइड करूंगी। टीचिंग करवा रही हूँ तो मेरे सामने लर्नर का होना जरूरी है, लेकिन लर्निंग वो है कि खुद ठोकरे खा के भी सीख जाते हैं। तुम कहोगे नहीं मैम कई बार नहीं आता, तो उसके लिए यही है कि पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा दिया, फिर भी ये मुसाफिर अगर तू ना सीखा तो तेरा नसीब है। लेकिन उसने तो सिखा दिया ना तुम्हें एक ठोकर लगा करके कि गिर भी पड़ते हैं इंसान अगर बीच में कुछ बैरियर आ जाए तो। उसने तो अपने बिहाफ पे सिखाया, नहीं सीखा तो वो हमारी गलती है। तो सीखने को लर्नर खुद भी सीख सकता है बिना किसी मेंटर, बिना किसी गाइड के। क्यों? क्योंकि मेंटर गाइड तो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करता है। मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट को समझने में मदद कर रही हूँ, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक छोटी सी कोशिश मैं कर रही हूँ। लेकिन सारा का सारा रोल किसका है? आपका है, क्योंकि आप कर रहे हो। हाँ जी, डेली होगी क्लासेस, हर रोज लूंगी, आप हर रोज आ जाना, मैं एक दिन भी मिस नहीं करूंगी, मंडे टू सैटरडे। शिक्षण से सीखने पर जोर दिया जा सकता है। शिक्षण से सीखने पर जोर दिया जा सकता है, किस बात पे बताइए? शिक्षण से सीखने पर जोर दिया जा सकता है, ये बात कहां से किस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं? जल्दी बताओ। इंक्रीज करना रोट लर्निंग को? बिल्कुल नहीं। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाना कि 2 1 2 2 2 4, ये बातें छोड़ दो।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। बच्चे को सिखाओ कि क्यों हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 से किया तो 4 क्यों आया, ताकि जब हम उससे पूछें कि चलो बताओ 13 की टेबल क्या होगी, तो अपने बिहाफ पे सोच पाए कि 13 में 13 ऐड कर देंगे ना, 2 बार ऐड कर दिया तो 26 हो गया, 3 बार ऐड कर देंगे ना 13, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। इस तरीके से जरूरी है। अडोप्टिंग फ्रंटल टीचिंग नहीं, टीचिंग की बात ही नहीं है। एग्जामिनेशन रिजल्ट, मैंने आपको कहा था कि एकेडमिक स्कोर नहीं देखना, को कैरिकुलम एक्टिविटीज, उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट एनईपी का मेन पॉइंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। हम बच्चे के अंदर चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को क्या कर रहे हैं, अडोप्ट कर रहे हैं। सभी बच्चों का जवाब एकदम सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, शिक्षक का सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे मेन काम क्या है। मैम नोट शो करा के जाना, तुम लास्ट तक बने रहना, जरूर कराऊंगी। बताओ शिक्षक का अति महत्वपूर्ण काम क्या है, क्या मेंटेन करना क्लासरूम के अंदर जरूरी है, क्लासरूम को मैनेज करना, ये हमने क्रूशियल पॉइंट पढ़ा था, बट इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा सबसे महत्वपूर्ण बताओ, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये नहीं है। इम्पार्ट करना इफेक्टिव टीचिंग को, मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो कर रही हूँ, बात तो ठीक है, बट इतना भी जरूरी नहीं। रेमेडियल हेल्प देना जब जरूरत पड़े, क्या मैं सिर्फ रेमेडियल हेल्प देने के लिए बैठी हूँ आपके पास, नहीं, आपको पढ़ा भी रही हूँ, फिर अगर कहीं पे कमी रहती है तो दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये भी जरूरी काम नहीं, लेकिन स्टूडेंट के डेवलपमेंट को गाइड करना, उसको फैसिलिटेट करना, ये हमारा क्या है, मेन मकसद है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीच में गड़बड़ी नहीं बेटा। बी और सी की तरफ कौन जा रहे हैं। अगला बताओ, अनुभव का शंकु का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा कि शिक्षण अधिगम का जो अनुभव का शंकु है ना, जो एक्सपीरियंस का है, वो एडगर डेल ने दिया था। ये मैंने आपके माइंड में लास्ट के लिए क्यूरियोसिटी पैदा की है, बस इसलिए कि हम आगे इस पॉइंट को पढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा था कि एक शंकु टाइप का होता है, हमारा जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, स्टार्टिंग में बहुत कुछ होता है, धीरे धीरे वो क्या होता जाता है, एकदम शार्प हो जाता है। जितना ऊपर बढ़ोगे उतना ही एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में हमारे एक्सपीरियंस सिर्फ अमूर्त चीजों पे रहते हैं, सॉरी मूर्त चीजों पे रहते हैं, जो हमारे आंखों के सामने होती हैं। हमारे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप ऊपर तक जाते हैं तो आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस डेवलप हो जाते हैं। जब हमने बच्चे को ये बताया कि बेटा गरम के हाथ लगाओगे ना तो हाथ जलेगा, ये बात उसको सिर्फ तब समझ में आई जब हमने उसके सामने उस गरम ऑब्जेक्ट को दिखाया हाथ लगा करके, तब। कॉन्क्रीट वही होता है मूर्त, मूर्त का मतलब होता है जो आपकी आंखों के सामने है, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, जो टच कर सकते हो वो क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो एक दिन एक लेवल ऐसा आएगा जब तुम छोटी सी बात उसके माइंड में गहरे से बोल दोगे कि कुछ तो खास बात रही होगी उस बारिश की बूंद में, वरना कौन भला इतना ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। ये चीजें उसके सामने नहीं है, वो सिर्फ एक आइडिया और इन चीजों के ऊपर सोच पाएगा, वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। वेरी गुड सुमित जी, वेरी गुड, ये उनकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो इसी को कहा गया है वो शंकु, और ये किनके द्वारा दिया गया था, एडगर डेल के द्वारा। परेशान नहीं होने का, ये भी करवाऊंगी लास्ट में, ठीक है। कल से दिल्ली आओगे, ओके स्वीटी, बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग से जरूर देखना क्लास को, बहुत कुछ हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही है। ये आपके अंदर जो इंटरेस्ट था प्लीज इसे बनाए रखना, हर दिन आज से बेहतर होगा, हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जब भी क्लास में आओ तो कोशिश करना हम इस मकसद से बैठे कि आज क्या नया सीखना है, और क्लास से जाओ तो खुद को ये कहो कि आज मैंने ये तो नई बात सीखी है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, अपनी लर्निंग के टाइम पे नहीं, जब आप क्लासरूम में जाकर बच्चों को सिखाओ तो उनसे भी यही कहना कि चीजों में इंटरेस्ट बनाना है, कुछ सीखना है तो इंटरेस्ट मैटर करता है और हमें वो इंटरेस्ट लेना होगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको नोट्स दिखाऊंगी, तो चलिए एक झलक दिखा देती हूँ आपको। जो ये नीचे पट्टी चली हुई है उसके ऊपर एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, ये हमारे सुखदेव सर मैनेजमेंट हेड है, आप उनके पास में मैसेज कर देना, आपके पास में ग्रुप का लिंक आएगा और उस ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप में जैसे ही ऐड हो गए तो आपके पास में जो भी EMRS से रिलेटेड अपडेट्स हैं, आपकी नॉन टीचिंग जो भी है, अलग अलग पोस्ट, उन सब के लिए जो जो हम तैयारी कर रहे हैं वो आपको करवाया जाएगा। ये अगर मैं बात करूं तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स हैं जो बड़े ही अच्छे डीप लेवल में मैंने आपके साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मीनिंग क्या होता है। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ इतना लिख के दिया है PPT में, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगा। ये सिर्फ डिलीवर करना नहीं इंफॉर्मेशन को, ये कंडीशंस को क्रिएट करना, लर्निंग अलग अलग जगह पे लेती है। तो जो मैंने आपको बोल के बताया है ना,
जो मैंने आपको बोल के बताया है वो चीजें भी आपको इसमें मेंशन मिलेंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग डेफिनेशन है सभी की, ये अलग अलग तरीके के हमारे टीचिंग के क्या हैं, नेचर है। जब मैंने टीचर के बारे में बताया तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कि वो मार्गदर्शक होता है, वो गाइड करता है, वो एक समतंत्र होता है, लेकिन इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि शिक्षण की सफलता का मुख्य रूप से शिक्षक के ज्ञान, उसके व्यक्तित्व, कौशल पर निर्भर करती है। कि टीचिंग है वो कब सक्सेस होगी, ये डिपेंड करते हैं कि टीचर का नॉलेज कितना है, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, उसको पढ़ाने की स्किल्स कैसी हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि इसमें टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, टीचर का एटीट्यूड, उसका एंथुसियाज्म, उसकी एम्पैथी किस तरीके से स्टूडेंट को इंस्पायर करती हैं, आपको मिलेगा उसका उदाहरण समेत हर चीज अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स में मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको हर रोज मेरे साथ में जुड़ना होगा। ये मैं आपको उसी हिसाब से प्रोवाइड करवाऊंगी कि जैसे हमारी एक यूनिट होती है आप उसका प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएं, आप उनका प्रिंट आउट निकालें और आराम से पढ़ें एंड अपनी लर्निंग को एकदम इंजॉय करते हुए चलें और लास्ट में हमारे जो सिलेक्शन है उसको पक्का कर पाएं। बस हमारी ये कोशिश है, इस उम्मीद में एक तरफा कुछ नहीं होता। मैंने आपके साथ में यही कहा है कि वादा करना है, मैंने अपनी तरफ से कर लिया। गारंटी, ये जो गारंटी बैच चलाए जाते हैं ना अलग जगह, मैं गारंटी लेता हूँ, अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता। मैन कौन होता है? स्टूडेंट होता है। आप जुड़ोगे, टीचर हर रोज बेस्ट करेगा, तुम एक दिन भी क्लास मिस करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तो प्लीज आप सबसे यही कह रही हूँ कि हर रोज क्लास में आना। आज आप लोगों ने जो प्यार दिखाया आप हर रोज इससे ज्यादा देना। थैंक यू सो मच। मैं आप सबके आभारी हूँ कि आपने इतनी देर तक पैसेंस बना करके मेरे साथ में जुड़ने का अपना वो वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड हर रोज इससे बेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।